होने वाला हरित गांव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सम्मेलन में लिया था भाग। सम्मेलन में पुलिस के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन, अवसंरचना और कल्याण संबंधी समस्याओं पर चर्चा के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों का होगा मंथन। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों से निपटने पर भी होगी बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति राजीव गांधी विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में भाग लिया। आईआईएसएफ के इस 10वें संस्करण का विषय है भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रेरित वैश्विक निर्माण केंद्र में बदलना। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची स्तूप में आज से 2 दिन का महाबोधि महोत्सव शुरू होगा। इस महोत्सव का केंद्र बौद्ध विचार और कलाओं का संगम होगा, जहां विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बौद्ध धर्म के सारगर्भित तत्वों को उजागर करेंगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज शाम जम्बूद्वीप पार्क में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मंत्री रिजिजू सांची में भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन के अवशेषों की पूजा अर्चना में भी भाग लेंगे। चक्रवाती तूफान फेंचल आज पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ टकराने की आशंका है। इसके प्रभाव की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ साथ बरसात हो रही है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फेंचल के असर के कारण हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। चक्रवात फेंचल के कारण चेन्नई में उड़ान सेवा प्रभावित। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल के प्रभाव के कारण कई तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार और बारिश के साथ मौसम में परिवर्तन देखा गया। विशाखापट्टनम में भी चक्रवात फेंचल का असर दिखा। यहां तटीय क्षेत्रों में ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई चक्रवात फेंचल के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों और एहतियाती उपायों की समीक्षा की। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा ने कहा आम आदमी पार्टी अब गुंडों की पार्टी बन गई है। भाजपा ने कहा दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से त्रस्त है, आप वसूली करने वालों की पार्टी बनकर रह गई है। भाजपा ने कहा दिल्ली को अपराधियों का अड्डा बनाने में आपकी अहम भूमिका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन गतिरोध को लेकर लोकसभा में बयान दिया है। अपने एक बयान में विदेश मंत्री ने भारत और चीन के बीच मतभेदों और विवादों को सही तरीके से संभालने और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाली की जानकारी दी। डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा चर्चा भारत चीन संबंधों में अगले कदमों पर केंद्रित थी।
हिमाचल सड़क परिवहन निगम की एक बस ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर ऑडियो चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। फोन के स्पीकर पर राहुल गांधी के खिलाफ चल रही डिबेट के लिए हिमाचल सरकार ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अगर हिमाचल सरकार को इतनी ही चिंता है तो बसों में भी मार्शल की नियुक्ति कर देनी चाहिए। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी पर जमकर हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने वक्फ विधेयक पर जताई थी कड़ी आपत्ति। अब हम 2 हमारे 4 के विचार का प्रचार कर रहे हैं। देश पहले से ही जनसंख्या की समस्या से जूझ रहा है। दशकों से लोगों को छोटे परिवार रखने के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। ममता सरकार के मंत्री लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कह रही है। चंडीगढ़ में क्लब के बाहर हुए बम धमाका मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के 2 क्लब के बाहर बम धमाकों को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद हिसार से पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल आरोपियों को हिसार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन पर नजर रखने के लिए चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच और ऑपरेशन सेल की संयुक्त टीमें वहां तैनात हैं। दिल्ली वालों को यमुना किनारे घूमने के लिए जल्द एक और जगह मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर यमुना वाटिका को आम जनता को समर्पित किया जाएगा। ये 450 एकड़ में फैली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो साझा किया है। इसमें विभिन्न किस्म के फूलों के बगीचे हैं। ये दिल्ली में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्थान होगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा राजधानी दिल्ली में कुछ दिन पहले 5 दिवसीय विराट 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान एक साहित्य पुस्तक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। यज्ञ में आए लोगों से नारी सशक्तिकरण और नशा मुक्ति की दिशा में कार्य करने के लिए अपील की गई। यज्ञ में हजारों लोगों ने एक साथ जीवन में कभी नशा न करने का प्रण लिया। आस्था की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। गंगा तट के किनारे किन्नर अखाड़े ने महाकुंभ के लिए भूमि पूजन किया। साथ ही इस अखाड़े के संतों ने देवी देवताओं का आह्वान करते हुए इसके सकुशल संपन्न होने की कामना भी की। अगले साल प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रयागराज तक विशेष हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं। स्वाति मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा कालकाजी पहुंची। मालीवाल ने कहा कि पूरे इलाके का नाश कर रखा है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं और हर दिन लोग घायल हो रहे हैं। ये हाल तब है जब मैडम खुद मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। स्वाति मालीवाल सीएम 1 और सीएम 2 ने वादा किया था दिवाली तक पूरी दिल्ली चमका देंगे, अपने इलाके में तो झांक कर देखो एक बार, ये बात स्वाति मालीवाल ने कही। अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर का दावा करने वाले मुकदमे पर राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को बांटा है। अदालत द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा राज्य सरकार उसका पालन करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी की अपनी 6 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली पहुंचे। केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने आज शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार दौरे पर है। निर्मला सीतारमण ने दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 45,000 युवाओं के बीच 1300 करोड़ रुपए ऋण का वितरण किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक राज मैदान में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार हमेशा महिलाओं की प्रगति के लिए सोचती है। ड्रोन दीदी योजना और स्वयं सहायता समूह को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना इसकी मिसाल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करना ही मोदी सरकार का पहला मंत्र है। बैंकों की ओर से उद्योगों को दिया जाने वाला कर्ज अक्टूबर में 8% बढ़ा है। अक्टूबर 2023 में वृद्धि दर 4.8% थी। आरबीआई के अनुसार कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों का कर्ज 15.5% बढ़ा है, जो एक साल पहले इसी माह में 17.4% बढ़ा था।
अरुणाचल सरकार ने मिशन अरुण हिमवीर का शुभारंभ किया। प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से योजना शुरू की गई है। योजना को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर पूर्व सीमांत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। विश्व बैंक के भारत में निदेशक ऑगस्टो तानो कोमे ने कहा कि विश्व बैंक अगले 5 वर्षों में हरियाणा को पिछले 50 वर्षों के बराबर वित्तीय सहायता देगा। कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन से 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अक्टूबर 2024 में घटकर 3.1% रह गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोयला क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि दर 18.4% से घटकर अक्टूबर में 7.8% रह गई है। कच्चे पाम तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण दैनिक उपयोग के सामान बनाने वाली कंपनियों ने साबुन के दाम 8% तक बढ़ा दिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर और विप्रो जैसी प्रमुख कंपनियों ने कच्चे तेल की वजह से बढ़ी लागत का भार घटाने के लिए ग्राहकों पर इसका भार डालने का फैसला किया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हफ्ते में 1.31 अरब डॉलर घटकर 656.58 अरब डॉलर रह गया है। 15 नवंबर के हफ्ते में इसमें 17.76 अरब डॉलर की भारी गिरावट आई थी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में घटकर लगभग 2 साल के निचले स्तर 5.4% पर आ गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 8.1% थी। इस वर्ष जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि 4.6% रही। जीडीपी वृद्धि का पिछला निम्न स्तर 4.3% वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में दर्ज किया गया था। जी एंटरटेनमेंट के शेयर धारकों ने पुनीत गोयनका की फिर से निदेशक के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मुंबई की एक अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद यूट्यूब पर एनजीओ और आध्यात्मिक नेता के खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक और अश्लील वीडियो को न हटाने पर गूगल को नोटिस जारी किया। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस सिक्योरिटीज पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी की जांच में पाया गया कि रिलायंस सिक्योरिटीज अपने अधिकृत लोगों जितेंद्र कंबाद और नैतिक शाह से जुड़े ऑफलाइन ग्राहकों के लिए जरूरी ऑर्डर प्लानिंग रिकॉर्ड मेंटेन रखने में विफल रही। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी सरकारी कंपनी एनसीसी लिमिटेड को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दौधन बांध के निर्माण के लिए 3,389.49 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संघर्ष विराम स्वीकार करने का दिया संकेत, बदले में नाटो से सुरक्षा की मांगी गारंटी।
एक इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की ने तर्क दिया कि किसी देश के सिर्फ एक हिस्से को नाटो में शामिल करने का निमंत्रण नहीं दिया जा सकता। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने नाटो देशों के समकक्षों से अपील की है। उन्होंने अगले सप्ताह ब्रुसेल्स में होने वाले नाटो सदस्यों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कीव को शामिल करने का आग्रह किया। गाजा पट्टी में बीती रात और शुक्रवार को हुए इजरायली हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर लोग गाजा के मध्य में स्थित नुसीरत शरणार्थी क्षेत्र में मारे गए। वहीं एक अन्य हमले में उत्तरी गाजा के बेतुलाहिया में एक घर में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अब गाजा में युद्ध विराम की जरूरत है। उन्होंने इजरायल और हमास से गतिविधियों में कमी लाने और टकराव टालने का अनुरोध भी किया। बाइडेन ने गाजा में युद्ध विराम के लिए नए प्रयासों के संकेत दिए हैं। लेबनान में बुधवार को युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन इजरायली सेना द्वारा उसके उल्लंघन की सूचनाएं आ रही है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध विराम पर हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने युद्ध विराम समझौते को लागू करने के लिए लेबनानी सेना के साथ निकटता से समन्वय स्थापित करने का वादा किया। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने समझौते को मंजूरी दी है। समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह अपने हथियारों को लितानी नदी के उत्तर में ले जाएगा। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बाद हजारों लेबनानी नागरिक दक्षिणी लेबनान में अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान के विस्थापित नागरिकों के लिए एक चेतावनी भी जारी की है। इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी हिस्से में किसी भी निवासी को यहां नहीं लौटना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो खुद को खतरे में डालेगा। नाइजीरिया के नाइजर नदी में एक नाव पलटने से 27 लोगों की मौत। बचाव अभियान अभी भी जारी। रोमानिया की शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव पर फैसला टाल दिया है। अदालत ने चुनाव के पहले दौर को रद्द करने के फैसले को 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 5वें दौर में आज भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को खेला गया चौथे दौर के मैच में बराबरी पर यह मैच समाप्त हुआ। चौथे दौर के इस मुकाबले में 4 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। इस चैंपियनशिप में पहला दौर लिरेन ने जीता था, दूसरा दौर ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में डी गुकेश ने लिरेन को मात दी थी। भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन ने प्रेसिडेंट कप अपने नाम कर लिया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 9 दौर के खेल में निहाल सरीन ने 735 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर शुक्रवार को आईसीसी की बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। अब ये बैठक आज फिर से होगी। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना चीनी ताइपे के साथ होगा। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी टूर्नामेंट में भारत का अब तक का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारत ने अब तक खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल की है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन आज सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने हमवतन खिलाड़ी मोइराबा लुवांग को हराने में सफलता पाई थी। पुरुष एकल में ही भारत के प्रियांशु राजावत भी सेमीफाइनल में जीत हासिल करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। प्रियांशु ने क्वार्टर फाइनल में वियतनाम के नुएन को मात दी थी। महिला एकल के सेमीफाइनल में भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु का सामना भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। इससे पहले सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी को मात दी थी। भारत की उन्नति हुड्डा को सेमीफाइनल में पहुंचने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुड्डा ने अमेरिका की इशिका जायसवाल को हराया। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। महिला युगल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। वहीं एक महिला युगल में ही खेले गए एक अन्य क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ भारत की तनीषा क्रॉस्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय वधिर दल मलेशिया के लिए रवाना हुआ। कुआलालंपुर में 1 से 8 दिसंबर के बीच 10वीं एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स खेला जाएगा, जिसमें 68 खिलाड़ी भाग लेंगे।
आखिरी बार एशिया पैसिफिक 2015 में ताइवान में खेला गया था और कुछ कारणवश ये कई सालों से आयोजित नहीं किया जा सका और ये अब 9 साल बाद फिर से आयोजित किया जा रहा है। अभिनेता शिवकार्तिकेयन ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात। रक्षा मंत्री ने अमरन की बड़ी सफलता पर टीम को दी बधाई। अभिनेता एजाज खान की पत्नी गुलीवाला के घर से 130 ग्राम ड्रग्स बरामद होने के बाद पुलिस ने उन्हें किया गिरफ्तार। फिल्म भूल भुलैया 3 ने 29वें दिन 2.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिससे इसका अब तक का टोटल 253.40 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म पुष्पा 2 के रिलीज होने के बचे 5 दिन। वहीं मुंबई में फिल्म का एक प्रमोशनल इवेंट रखा गया, जिस दौरान अल्लू अर्जुन और रश्मिका के डांस मूव्स ने सभी का दिल जीत लिया। वहीं फिल्म पुष्पा 2 के निर्माता ने कहा कि फिल्म बड़े पैमाने पर दुनिया भर में रिलीज होगी, जिसके तहत इसे 12,000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। अभिनेत्री श्रेया सरन ने कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्देशित एक गैंगस्टर ड्रामा सूर्या 44 में स्पेशल डांस नंबर में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वहीं फिल्म का ट्रेलर 4 दिसंबर को किया जाएगा रिलीज। फिल्म रहना है तेरे दिल में के रिलीज के बाद अभिनेत्री दिया मिर्जा ने कहा कि अगर सलमान खान और उनकी फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे फिर से रिलीज होती है तो दर्शकों द्वारा इसे खूब पसंद किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कल्की कोचलिन ने हाल ही में खुलासा करते हुए बताया है कि उन्हें पहली फिल्म के बाद 2 साल तक कोई फिल्म नहीं मिली थी। इस दौरान उन्होंने काफी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का हुआ निधन। सामंथा ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट साझा कर फैंस को दी जानकारी। फिल्म वॉर 2 के शानदार एक्शन सीक्वेंस के लिए 3 हॉलीवुड एक्शन निर्देशकों को जोड़ा गया है, जिनमें अमेरिकी स्टंट कोऑर्डिनेटर स्पाइरो रजाटोस, सी योंग ओह और सुनील रोड्रिग्स शामिल हैं। अभिनेता नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। प्री कपल के प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिसमें हल्दी और मंगल स्नानम की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ लंदन में मनाया थैंक्स गिविंग डे। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट के जरिए इस खुशी के मौके पर झलकियां की शेयर। बिग बॉस 18 से वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी अदिति मिस्ट्री हुई बाहर। हालांकि ये एविक्शन दर्शकों की वोटिंग के आधार पर नहीं हुआ। ब्रिटिश म्यूजिशियन और पॉप स्टार एड शीरन ने साल 2025 में भारत में अपने टूर की घोषणा की है। इसमें वे 6 शहरों को शामिल करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।